बड़े बड़े जजेस जब ना खड़े हो सके तो तब जस्टिस आयशा मलिक, जी हाँ, एक खातून जज जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज रही हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, पाकिस्तान की पहली खातून जज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हुई, ये उनको शर्फ हासिल है। आज वो जनरल आसिम मुनीर के सामने डटकर खड़ी हो गई हैं। जो पूरे का पूरा उनका मंसूबा था उसके सामने जब बड़े बड़े जजेस ना खड़े हो सके, वहां पर जस्टिस आयशा मलिक ने बंद बांधा है। उसके बाद मजबूरी में वही किया जो जनरल साहबान करते हैं। आपको पूरी तफसील इसकी बताएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं अडयाला जेल के सामने, जहां पर आज कौमी यकजहती को धक्के मारे गए हैं। जी हां, कौमी यकजहती की तौहीन की गई है, उसको रुस्वा किया गया है और उसको धक्के मारे गए हैं। पिछले चंद दिन से जब से इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी चल रही थी, आप टाउट सहाफियों से नून लीग के जो सो कॉल्ड ये फॉर्म 47 के सियासतदान हैं और बहुत सारे दानश्वरों से एक ही बात आप सुन रहे थे कि गिले शिकवे छोड़िए, कौमी यकजहती का मुजाहरा कीजिए, ये छोड़िए वो छोड़िए, कौमी यकजहती का मुजाहरा कीजिए। इस वक्त दुश्मन ने हमला कर दिया है, हमला करने वाला है। सब कुछ भुलाकर आइए पूरी कौम एक हो जाइए। हम बार बार आपको कह रहे थे कि कौमी यकजहती हो या कहीं पर भी कोई कोलैबोरेशन हो, ये हमेशा टू वे होता है, कभी भी वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चल सकती। एक तरफ तो हर रोज कौमी यकजहती मांगी जा रही है उस जमात से जिनके पास 90% वोट है आवाम का, जिनके पास 90% के करीब आवाम की दी हुई सीटें असेंबली के अंदर है, उनसे कौमी यकजहती मांगी जा रही है। लेकिन बिलानागा हर मंगल वाले दिन उसी लीडर की बहनों को जदोगोब किया जाता है, उनको गिरफ्तार करके वीरानों के अंदर छोड़ दिया जाता है, उनको रोका जाता है। बल्कि अगर आप ये बात करें कि कुलभूषण जैसे जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर पकड़े हुए हैं, उनके खानदान को भी उनके साथ बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मिलवाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े हीरो हैं, उनकी बहनों को धक्के मारे जाते हैं। पिछली दफा भी यही किया गया, उनको फिर वहां से गिरफ्तार करके किसी उजाड़ जगह पर, एक दफा शायद नीला धुला जो इंटरचेंज था वहां पर, एक दफा चक्री पर, ऐसी जगहों पर उन्हें गिरफ्तार करके बाद में रात के वक्त छोड़ दिया जाता है। आज फिर वही सब कुछ हुआ अडयाला जेल के सामने। इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें जब पहुंची तो वहां पर पुलिस ने फिर से नाके लगाए हुए थे। उन नाकों के अंदर वही सलूक था, लेकिन इस दफा बदतमीजी ज्यादा थी। इस दफा यह जरूर है कि कुछ वर्कर्स भी वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि अब वर्कर्स के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और उनको रोज नजर आ रहा है कि उनके लीडर की फैमिली के साथ क्या किया जा रहा है। और ऐन उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान कौमी यकजहती का तकाजा कर रहा है, इसलिए आज वर्कर्स भी पहुंचे हुए थे। आज जब वहां पर अलीमा खानम साहबा पहुंची, उनकी बहन नौरीन खानम साहबा और उज़मा खानम साहबा और उनके साथ खतीजा शाह और दूसरी खवातीन वहां पहुंची, तो पुलिस ने उसी तरीके से दोबारा वहां बैरिकेड लगाकर उनको रोका। और आज खवातीन पुलिस, जो फीमेल पुलिस की अहलकार थी, उनकी तादाद खासी ज्यादा थी। उन्होंने बाकायदा आगे से जो फिजिकल रेजिस्टेंस करके इनको पीछे धकेला, क्योंकि ये जेल जाना चाहती थी, गाड़ियां रोक दी गई, पैदल चल के जाना चाहती थी, तो इन फीमेल पुलिस की अहलकारों ने इनको रोका। याद कीजिए पिछली दफा एक मर्द पुलिस अहलकार जो गालिबन एसएचओ थे, उन्होंने बदतमीजी की थी और धक्के मारे थे। उनकी तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी और सोशल मीडिया पर भी चली थी। आज डिफरेंट अरेंजमेंट किया गया था और वहां पर खवातीन पुलिस अहलकारों को लाया गया था, लेकिन यूनिफॉर्म के बगैर आम कपड़ों में। ये हम आपको अंदर की तला दे रहे हैं जो हमें पंजाब पुलिस के अंदर से टिप की गई है कि वहां बदमाशों और गुंडों को वहां भेजा हुआ था जो आम कपड़ों में थे, वर्कर लग रहे थे, लेकिन उनके जिम्मे ये लगाया था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जो है डिसरिस्पेक्ट करना है, धक्के मारने हैं और उनकी तौहीन करने की कोशिश करनी है, ताकि ये लगे कि ये पुलिस ने नहीं किया, ये तो आम शहरी जो वहां थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कोई वोटर सपोर्टर थे जिन्होंने ये किया। और फिर वही हमने देखा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहां पर धक्कम पेल हुई, वहां पर उज़मा बीबी, वहां पर नौरीन खानम और वहां पर अलीमा खानम साहबा को रोका गया जबरदस्ती, और इसी असना में वहां पर खतीजा शाह को धक्के मारे गए। और मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पर ओबाश किस्म के लोगों को खुद से भेजा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जाहिर है ऊपर कोई ना कोई कर्नल साहब देख रहे होंगे इस सारे मामले को। जानबूझकर ओबाश लोगों को भेजा गया था जिन्होंने आज वहां पर धक्के मारे और इस सारे माहौल को खराब किया। तो जो लोग पूछते हैं कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, उन्होंने अगर कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा देखना था तो उन्हें आज अडयाला जेल के सामने चले जाना चाहिए था और वहां पर उन्हें यकीनी तौर पर कौमी यकजहती नजर आती। अब चौधरी निजामुद्दीन साहब को एक बात नहीं पता कि ये जितने भी ताकतवर हो जाएं, पाकिस्तान में एक रवाज है, बहन मां बेटी दुश्मन की भी अपनी होती है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो गरीब हों या अमीर हों, उनकी गैरत ये कभी भी गवारा नहीं करेगी कि किसी की बहन बेटी मां के साथ ये सलूक हो।
और कुजा आप इमरान खान की बहनों के साथ ये करें, ये कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कौम की जो नफरत है इस पूरे सिस्टम के खिलाफ वो बढ़ती जाएगी। अगर आपने यकजहती ऐसे लानी है तो हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ना यकजहती आनी है ना यकजहती है। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी जारहियत की तो ये हम सबका मुल्क है, मजबूरी का सौदा होना है, मतलब कि उस वक्त अपने अपने मुल्क के लिए सबको लड़ना पड़ना है। हम सबको लड़ना पड़ना है, ना हमने लड़के किसी पे एहसान करना है ना किसी ने लड़कर हम पर एहसान करना है। सबने इकट्ठे होकर फिर हिंदुस्तान का उस जारहियत का मुकाबला करना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यकजहती है तो वो नहीं है, क्योंकि उसका यकजहती को तो आप हर मंगल वाले दिन तार तार करते हैं। बार बार अडयाला जेल के सामने आप कौमी यकजहती का क्या हशर करते हैं वो नजर आता है। सिर्फ मंगल को ही नहीं, आप जुमेरात वाले दिन भी यही करते हैं। जब पॉलिटिकल लीडरान ने मिलना होता है उस दिन भी आप बिल्कुल यही सब कुछ रिपीट करते हैं। तो कौमी यकजहती तो आपने खुद ही खत्म कर डाली है। लोगों ने साथ दिया, इस वजह से आज उन्होंने हमारी दो बहनों को माइनस अजीमा खान और माइनस कासिम, ये दो लोगों को माइनस करके आज डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाजत दे दी। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, और बिल्कुल इस चीज का फिर से सुन लें, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा सूबाई असेंबली में। दूसरा, उन्होंने इनको ताकीद किया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो क्यों नहीं मुलाकात के लिए मेरे पास आते, क्योंकि नवाज शरीफ से पूछने के लिए तो उनकी सारी की सारी पार्टी पूरी कैबिनेट पूरी जाती थी, पॉलिसी पूछने के लिए वो जाती थी, लंदन चली जाती थी, तो अडयाला जेल भी आती थी। हाँ, एक और पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आपने जो APC है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मेरे से मुलाकात के बगैर, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है। सर APC नहीं, कोई भी एपेक्स, कोई भी मीटिंग, कोई भी कमेटी मीटिंग पॉलिसी वो उनके पास है, उनको मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में इस किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल से भी रोक दिया। कोई भी कहते जब तक मेरे से नहीं होगी तब कोई पॉलिसी, कहते पॉलिसी मैं बताऊंगा उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा एपेक्स। अब चलते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वो हुआ है जो शायद चौधरी साहब को गुमा ना हो। आज 13 रुकनी बेंच था जिसने मुकदमा सुनना था, और मुकदमा था मखसूस नशिस्तों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अवार्ड की थी। एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उनको दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि उस फैसले का एहतराम करते, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देते, उन्होंने कभी भी इस फैसले पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो कि अब कहीं पर भी जिंदा नहीं है, जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी उसका गला घोंट चुके हैं, लेकिन बहरहाल उस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब फैसला कर दे तो किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि उस पर अमल दरामद ना हो। आपने अपील भी करनी है अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी पहली शर्त यह जरूरी है कि आप उस फैसले पर अमल दरामद करें और फिर आकर अपील करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन के पीछे, क्योंकि राजा सिकंदर साहब हों या दूसरे लोग हों, उनके पीछे इस वक्त जनरल आसिम मुनीर खड़े हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट क्या, उनको तो इस वक्त अल्लाह मियां की भी परवाह नहीं होनी, तो बना उज़बिल्ला। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने इस फैसले के ऊपर किसी किस्म का अमल नहीं किया और आज नजरसानी की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गए। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये अपील जो है ये मुद्दतों पहले सुनी जानी थी, लेकिन जानबूझकर इसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद रखा गया, क्योंकि आईनी बेंच बना लिया गया, उसके अंदर भी नए जज जो है वो पॉकेट कर दिए गए और अब नए जजों की वजह से गिनती अपने हक में कर ली। आपको पता है कि वैसे ही सच बोलने वाले और जुल्म का मुकाबला करने वाले कम लोग होते हैं। इस नापैद जो एक नापैद किस्म की खुसूसियात हैं जो हमारी कौम में अब कम ही रह गई हैं कि कोई जालिम के सामने खड़ा होकर सच बोले। ऐसे माहौल में जब अपने जजेस भी इंटर कर लिए तो फिर नंबर्स तो जाहिर है उनके हक में हो जाने थे। तो 13 रुकनी बेंच था ये। इसमें जस्टिस मंदोखेल थे, जमाल खान मंदोखेल, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी इस बेंच में शामिल थे। जब यह मुकदमा सामने आया तो 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने यह सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आपने इस फैसले पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, वो बदतमीजी जरूर कर रहे थे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, क्योंकि जाहिर है उसी अदालत के अंदर आम कपड़ों के अंदर कोई ना कोई कर्नल साहब बैठे होंगे जो उनको देख रहे होंगे और इशारा कर रहे होंगे कि दबा के रखें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, इधर जिस तरीके से मर्जी बात करें। बहरहाल जब उनसे पूछा गया तो सबसे पहला सवाल उनसे जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने पूछा, मुस्लिम लीग नून के वकील से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। तो आगे से जो वकील हैं हारिस अजमत, उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं। तो उन्होंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम, नजरसानी दरखास्त आपने खुद दायर की है।
मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दे दी गई जो केस में फरीक ही नहीं था। वकील नून लीग आगे से ये जवाब देने की बजाय कि इस पर अमल दरामद हुआ या नहीं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था। मखसूस नशिस्तें ऐसी पार्टी को दे दी जो फरीक ही नहीं थे। उस पर जस्टिस साहबा ने कहा कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। आपकी नजरसानी की बुनियाद है क्या? आपको ये बता दें कि नजरसानी का जो स्कोप होता है वो बहुत ही ना होने के बराबर होता है। आपने अदालत को ये बताना होता है कि जो पिछला फैसला आपने किया उसमें आपने इस कानून को पामाल किया, आपने इस तरीके से कानून को मद्देनजर नहीं रखा। उस पर फैसले के मेरिट्स दोबारा डिस्कस नहीं होते, फैसला क्यों किया गया ये डिस्कस नहीं होता। सबसे पहले आपने ये स्टैब्लिश करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने फैसला किया था उस फैसले में आइन और कानून की फलां शिक को जो है वो पामाल कर दिया गया, रौंद दिया गया, मद्देनजर नहीं रखा गया। अगर आप ये प्रूव कर सकें तो आपकी बात आगे चलती है, वरना नजरसानी के अंदर स्कोप होता ही नहीं है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है? इलेक्शन कमीशन ने जिस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया उस पर नजरसानी कैसे मांग रहा है? जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा इलेक्शन कमीशन को मरकजी केस में भी कहा था कि आपका रवैया एक पार्टी का है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए। उन्हें क्या नशिस्तें पीटीआई को मिले या नून को मिले या किसी और को, लेकिन यहां तो आपको पता है पीछे चौधरी साहब हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो क्या जमानत है कि हमारे फैसले पर अब अमल दरामद होगा? जस्टिस हाशिम काकड़। उसके बाद आप बार बार एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, इसे छोड़ दें। जस्टिस अकील अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप हमें बताएं कि क्या फैसले में क्या गलती है, ये जस्टिस अब्बासी ने पूछा। जो बातें आप बता रहे हैं वो जमाना है तालिब इल्मी से हमें मालूम है, क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे? नजरसानी के दायरा कार पर दलाइल दें। जस्टिस अकील अब्बासी। मैंने कोई नुक्ता नहीं पढ़ा और आपने अपना जहन बना लिया। वकील साहब फिर बदतमीजी पर उतर आए, वो सीधे ही हो गए। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर वो सीधा ही जजेस को पढ़ गए। उन्होंने कहा मैंने तो अभी बोला भी नहीं, आपने मेरे खिलाफ जहन बना लिया है, मुझे मत बताएं कि मैंने क्या करना है। जस्टिस आयशा मलिक ने आगे से इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब दिया, हमने फैसला पर एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया। वकील इलेक्शन कमीशन। इस पर एक तो अदालत में हल्का सा कहका लगा और जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या ये आपकी मंशा और मर्जी है कि आप फैसले में से जो पैराग्राफ आपको पसंद हो उस पर अमल कर लें और जो पसंद ना हो उस पर अमल ना करें, और पूरे फैसले में से कोई एक पैराग्राफ उठाकर आप उस पर अमल कर लें, ये क्या आपकी मर्जी और मंशा पर चलेगा? हैरानकुन मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज 6 मई तक 10 माह में एलानिया अमल नहीं किया। फैसले को बेवकत बेतौकीर किया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल 13 जजेस में से सिर्फ 3 जजेस, जी हां, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक, इन 3 जजेस को यह तौफीक हुई कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को यह पूछें कि आपने इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, जो कानून की बुनियादी बात है कि आपकी बात सुनेंगे, नजरसानी सुनेंगे, क्या करना है इसका फैसला बाद में करेंगे, लेकिन पहले यह बताइए कि नजरसानी की जो अपील है इससे पहले आपने फैसला क्यों इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इन दोनों जजेस ने तो अपना फैसला कम से कम अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने वाजे कर दिया कि ये नजरसानी अपील जो है सुनना नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने फैसले पर अमल नहीं किया। अब आप सोचें आगे क्या हुआ? आगे वही हुआ जो चौधरी साहब करते आ रहे हैं। अब खबर यह आई है कि 13 रुकनी बेंच में से, मखसूस नशिस्तों के बेंच में से जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को हटा दिया गया है। लफ्ज तो निकाल दिया गया है, रिपोर्ट किया जा रहा है, हम हटा दिया गया कहेंगे, मीन उन्हें इस बेंच से जबरदस्ती अलग कर दिया गया है। अब 13 की बजाय 11 जजेस केस सुनेंगे। शायद इसमें बाद में कोई ऐसी तोजीह दें कि उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया था या कोई और, लेकिन असल वजह यही थी कि जस्टिस आयशा मलिक ने जो सवालात शुरू किए, जिस तरीके से वो डट के जनाब जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का जो पूरा प्लान है उसके सामने वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं था उसमें से गुजरने का। उस दीवार में से 7 जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस हाशिम काकड़, उनके भी धुआंधार किस्म के सवालात थे। उसके बाद फिर यही सोचा गया कि इनको बेंच से अलग किया जाए और जान छुड़वाई जाए। तो ये आज एक और, मैं तो यही कहूंगा, डिफीट हुई है, क्योंकि जबरदस्ती तो आप कुछ भी छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज एक और डिफीट हुई है चौधरी निजामुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब मर्जी का बेंच बनाने के बावजूद, मर्जी के जजेस रखने के बावजूद, फैसले को डिले करने के बावजूद, फैसले पर इंप्लीमेंटेशन ना करने के बावजूद, फिर भी आज जबरदस्ती इस बेंच में से जजेस को निकालना पड़ा है। चौधरी साहब एक दफा फिर एक्सपोज हुए हैं। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ, और अगली खबरें इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी की एक दो आपके सामने रखते हैं। पहली खबर तो यह है कि यूपी के अंदर खासकर इंडिया जो है वो सिविल जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं, और वहां पर सिविल डिफेंस की ड्रिल्स यूपी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अब ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की ऐसी, जाहिर है एक तो वो दिल्ली के करीब है, लेकिन यूपी की, पंजाब में वो समझ आती हैं, बिल्कुल सरहद के करीब है, लेकिन यूपी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जाहिर है इनकी या तो वहां कोई सेंसिटिविटीज हैं, वहां पर कुछ इंस्टॉलेशन है ऐसी, और इन्हें लगता है कि यूपी पर हमला हो सकता है। तो सबसे ज्यादा वहीं के अजला हैं, गालिबन 7 या 9 अजला हैं जिन्हें क्रिटिकल करार दिया गया है वहां पर, और वहां पर सिविल डिफेंस ड्रिल
जो है वो उनके जो सिविल के इदारे हैं वो लोगों को सायरन बजाकर जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान का बयानिया नहीं माना गया और उसमें हिंदुस्तान का, भारत का बयानिया माना गया है और पाकिस्तान को तंबीह की गई है कि आप टेररिस्टों को पकड़ने की कोशिश करें। ये जो इंडियन मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक तो मीडिया को आज़ादी नहीं है और मीडिया को मेरे ख्याल ब्रीफ भी नहीं किया गया अभी तक। जो इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने तक मैंने लास्ट मिनट चेक किया, इस तरफ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी पाकिस्तानी मीडिया में सलामती कौंसिल से रिलेटेड के वहां क्या हुआ है, लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर वो गलत रिपोर्ट कर रहा है तो ये भी जिम्मेदारी फिर ISPR और फॉरेन ऑफिस की है कि वो इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी करें। बहरहाल ये तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ OIC जो इस्लामिक कंट्रीज की एक, आपको पता है कि एक फोरम है, उन्होंने अब एक स्टेटमेंट जारी की है। अगेन मैंने आपको कहा कि ये ऑफिशियल नहीं है, अगेन सोशल मीडिया पे है, आपके सामने इसलिए रख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो इस पर कुछ नहीं अभी तक बताया हुआ। अब कल को हो सकता है कहें कि ये झूठी स्टेटमेंट और हो भी सकती है झूठी, क्योंकि हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है। तो स्टेट्स ने जो जिनके नुमाइंदे अंदर बैठे हैं उन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी करनी है, लेकिन हमारे लोग तो शायद किसी और ही चीजों में मसरूफ हैं। तो जो OIC की स्टेटमेंट सामने आ रही है उसमें उन्होंने इंडिया का जो पूरे का पूरा नैरेटिव है उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि इंडिया जो है वो फसाद फैला रहा है या वो एग्रेशन कर रहा है और उसको बैठकर पाकिस्तान के साथ मामला तय करने चाहिए। अब स्टेटमेंट देख के मुझे ये स्टेटमेंट असल नहीं लग रही, क्योंकि मैं जितने भी मुसलमान मुल्कों को जानता हूं वो तो पूरी तरह से इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं। इतनी तगड़ी स्टेटमेंट अगर दी है तो फिर वाकई बहुत ही उम्दा बात है। अगर ये स्टेटमेंट आई है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्टेटमेंट देख के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने आजकल, जैसे आपको पता है AI से चीजें बनाकर नशर कर दी जाती हैं, वैसा ही काम लग रहा है। अच्छा जी, फिर राणा सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि डैम जो है वहां पर पानी बंद कर दिया गया है, आपने कहा था सलामती कौंसिल के अंदर आपकी हुकूमत ने कि पानी बंद किया गया तो हम जंग करेंगे, हम हमला करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि नए डैम अगर बनाए जाएंगे तो हम उनको तबाह करेंगे, पुराने डैमों से हमें कोई मसला नहीं, अगर इंडिया ने नया डैम बनाया तो फिर इंडिया की खैर नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। यही सवाल जब डिंटोनिक से पूछा गया कि आप बताइए, उन्होंने तो अब डैम्स के ऊपर पानी रोक दिया है, तो उन्होंने कहा कि इस पर गौर कर रहे हैं, इस पर गौर करेंगे और फिर लाहे अमल देंगे। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, तो जब क्लैरिटी नहीं है तो पहले हमने इतनी तत्ती स्टेटमेंट्स क्यों दी थी, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि इसके ऊपर अब जो जवाब ये वुज़रा ने दिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा जी, फिर जो इंडियन मीडिया है वो कुछ झूठी खबरें भी फैला रहा है। मसलन उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई और ये कहा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो बलूचिस्तान में अपनी इंस्टॉलेशंस को छोड़ के वो वहां से निकल रही है। मीन उस खबर को इस तरीके से इंडियन मीडिया फैला रहा है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रेट खत्म हो गई है और पाकिस्तान की फौज वहां से जान बचाकर निकल रही है। ये खबर को वो इस तरह का एंगल दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो वीडियो वो सामने रख रहे हैं वो लाहौर कैंट की है। और ये जो फौजी मूवमेंट है, ये जो बाद में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तबसरा किया, वो ये बताया है कि ये लाहौर कैंट की है, ये बलूचिस्तान की बिल्कुल नहीं है। खबरें और भी हैं, लेकिन उनको सुबह के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।